नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी अहम भूमिका निभाया है। इसी एयर डिफेंस सिस्टम के बदौलत बहुत सारे पाकिस्तान के उड़ाए गए ड्रोन, मिसाइल्स सबको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। और इस कड़ी में हम पूरा का पूरा जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको आज समझने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो उसका खुद का रडार सिस्टम होता है। वो कितना पावरफुल होता है उसके हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। आपको रडार के बारे में बता दें तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका मतलब ये रेडियो वेव्स के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट या किसी थ्रेट की दिशा, गति या फिर उसकी दूरी को भांपता है। जी हाँ, ये सबसे पहले रेडियो वेव्स भेजता है और जितने समय पे वो रेडियो वेव्स उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आती हैं उसके हिसाब से ये पता लगाता है कि वो वस्तु कैसी है, वो उसका जो भी ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बताता है। और ये किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी पे ही सारे जितने भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम है इसी पे लगभग बेस्ड हैं। आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रॉडली इंडिया में या फिर वर्ल्ड में 3 डिस्टेंस के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आइए तीनों को एक एक कर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। ये क्या है, इसमें कौन सी मिसाइल्स काम करती हैं और लास्ट में समझेंगे कि ये सारी चीजें यूनिफाइड यानी एक कमांड और कंट्रोल के जरिए कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। दोस्तों शॉर्ट रेंज अगर कहें तो एक निश्चित दूरी, अगर कह सके तो लगभग 0 से शुरू करते हुए करीबन 30-35 किलोमीटर तक बेटा से जो एयर डिफेंस का रेंज होता है, जो जमीन सतह से लेकर के दूरी होती है, वो आता है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में। जी हाँ, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें अगर कोई थ्रेट हवा में आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया के पास कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन अवेलेबल है। उसमें एक आता है इग्ला एस और इग्ला एम। आपको बता दें कि इग्ला एस और इग्ला एम जो है वो रशियन ओरिजिन का हथियार है। ये एक मैन पैड्स है। इसका मतलब मैन पैड्स का मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक रॉकेट लॉन्चर की तरह होता है जिसे कंधे पर रख करके जो थ्रेट होता है, जो मिसाइल्स है या फिर ड्रोन है, उसको कैमरे में कैप्चर करके और फिर उसे लॉक करके फिर इधर से डिफेंस के तौर पे मिसाइल्स जो कुछ भी है इग्लास के द्वारा छोड़ी जाती हैं और वो जाकर के उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर लेता है। इसकी मारक क्षमता करीबन 5 से 7 किलोमीटर दूरी तक की है। आपको बता दें कि इग्ला एस सिस्टम हमारी आर्मी के लिए मौजूद है, जबकि इग्ला एस सिस्टम हमारी नेवी यूज करती है। उसके बाद आता है भारत का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। आपको बता दें कि D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। जी हाँ, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये ड्रोन्स को काउंटर करने में बेहद बड़ी भूमिका निभाता है। जी, अब देखेंगे कि कैसे। अगर कोई ड्रोन्स जो बाहर की टेरिटरी से इंडिया की टेरिटरी में आ रहा है और वो हमारे रडार में आ गया तो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो रडार द्वारा दी गई प्रदत्त इंफॉर्मेशन से वो जाता है और फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली उस यूएवी को यानी ड्रोन को जाम कर देता है। मींस जैमिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके पूरे जो नर्वस सिस्टम है, जो पूरा उसका एल्गोरिदम है, जो पूरा उसका बेसिक सॉफ्टवेयर है, उसको जाम कर देता है, जिसकी वजह से जो यूएवी है वो अपना टारगेट भूल सकता है।
उसके साथ साथ ये स्पूफिंग का भी काम करता है। स्पूफिंग का मतलब अगर कोई यूएवी उसको एक पर्टिकुलर टारगेट दिया गया है, अगर पकड़ ले कि उस यूएवी को दिया गया है कि भारत के दिल्ली शहर पे आक्रमण करना है, लेकिन D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसको स्पूफ कर देगा, यानी उसका जो टारगेट एरिया है उसको बदल देगा, और टारगेट एरिया के बदल जाने की वजह से जहां पे कम डैमेज हो सके या फिर ऐसी जगह पे गिराया जा सके जहां पे इंडिया पे कोई डैमेज ना हो, तो इसके द्वारा भी जो हमारा D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है वो काम करता है। उसके साथ साथ ये लेजर किलिंग का भी काम करता है। मींस ये लेजर लाइट्स निकालता है और उस लेजर लाइट से उस यूएवी के यानी उस ड्रोन के पूरे हार्डवेयर को जला करके राख भी कर सकता है। उसके साथ साथ हमारे भारत के पास संयुक्ता और हिम शक्ति करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये दो सिस्टम कुछ ऐसे काम करते हैं कि जो जीपीएस की कोडिंग दी हुई है या फिर जीपीएस का जो लोकेशन दिया हुआ है, उस जीपीएस के लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं या बदल के रख देते हैं, और साथ ही साथ उसका जो कनेक्शन है उसके ऑपरेटर से ड्रोन का जो ऑपरेटर है जो ड्रोन चला रहा है उसके बीच के कम्युनिकेशन को ये तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ड्रोन निष्क्रिय हो जाता है और अपने मकसद में नाकामयाब हो जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास शॉर्ट रेंज के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल स्पाइडर करके है। स्पाइडर मिसाइल इजरायली बेस्ड एयर मिसाइल है जो कि सरफेस से उड़ती है और हवा में आ रही मिसाइल्स या फिर यूएवी ड्रोन्स को मार गिराती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हमारा मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आता है। जी हाँ, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ये करीबन 20 किलोमीटर से बढ़ते बढ़ते हमारा 70, 80, 100 किलोमीटर तक पहुंचता है। मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें हमारे पास जो पहली चीज आती है वो है हमारी आकाश मिसाइल। जी हाँ, आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल एक सतह से हवा में मार करने के लिए मिसाइल बनी हुई है जिसका रेंज 25, 30, 35 किलोमीटर के लगभग वैरी करता है। इसकी 3 श्रेणियां हैं और इन 3 श्रेणियां इसके मारक क्षमता के आधार पर इसको डिवाइड करती हैं। आपको बता दें कि आकाश मिसाइल सिस्टम का एक अपना रडार भी है जिसका नाम राजेंद्र है। इस राजेंद्र रडार सिस्टम की वजह से आकाश मिसाइल अपने थ्रेट को पहचानती है और उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है। ये पूरा सिस्टम एक बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। इस एक बैटरी से लगभग 4 रॉकेट लॉन्चर जुड़े रहते हैं और चारों रॉकेट लॉन्चर 3-3 मिसाइल एक बार में कैरी करते हैं। आपको बता दें कि अगर 4 रॉकेट लॉन्चर हैं, 3 मिसाइल हैं, तो एक समय ये लगभग 12 मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जबकि 36 मिसाइल्स को डिटेक्ट और उसको रेंज कर सकता है और उसको उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से अपनी इस 12 मिसाइलों को क्रम में लगा सकता है कि कौन सी मिसाइल ज्यादा घातक हो सकती है, कौन सी कम। ये बात हो गई आकाश मिसाइल सिस्टम की। इसके बाद भारत में आता है बराक मिसाइल सिस्टम। बराक मिसाइल सिस्टम भारत और इजराइल बेस्ड मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत और इजराइल ने साथ मिलकर डेवलप किया है। अब साथ मिलकर डेवलप करने का मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल की है, लेकिन इसको डेवलप जो किया गया है वो इंडिया के थ्रेट्स को ध्यान में रख के किया गया है। जी हां, अगर बात करें तो इसकी जो रेंज है वो लगभग 70 से 80 किलोमीटर की है, जो कि आकाश मिसाइल सिस्टम से थोड़ी ज्यादा है। ये एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, यूएवी और साथ साथ में जो मिसाइल्स हैं उनको भी थ्रेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। अब इसके बाद हम चलते हैं भारत के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पे। भारत का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 नामक एयर डिफेंस सिस्टम पे टिका हुआ है। इसे रशिया ने बनाया है।
इसके लिए हमें रशिया पे डिपेंड भी होना पड़ता है। इस S-400 सिस्टम को भारत का सुदर्शन चक्र भी कहा जा रहा है। सुदर्शन चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ आपको बता दे कि इसकी जो मारक क्षमता है वो करीबन 400 किलोमीटर है, लेकिन ये अपने थ्रेट को, अपने दुश्मन को जो मिसाइल है उसको 600 किलोमीटर से ही पहचानना शुरू कर देता है। और जब वो 400 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है तो S-400 की कैपेबिलिटी इतनी है कि 400 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र में कोई भी थ्रेट हो उसको जाकर के ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। S-400 दुनिया के अलग अलग जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से इसकी गिनती लगभग सबसे ऊंचे दर्जे पे की जाती है, अनलेस अंटिल इट इज S-500 जो कि रशिया के पास खुद का है। इसके दो रडार हैं, अपने रडार। उसका नाम है 9196E बिग बर्ड एंड 9296E ग्रेवस्टोन। ये दो रडार सिस्टम के माध्यम से ये अपने थ्रेट्स को परसीव करता है और इसको न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात देखी जाए तो भारत भी अपना हाथ इस समय एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज में आजमा रहा है। इस आजमाइश को भारत प्रोजेक्ट कुशा के नाम से नामित किया है। प्रोजेक्ट कुशा में भारत 3 रेंज के लगभग 150, 250 और 350 किलोमीटर मारक क्षमता के लिए एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। आशा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 2028-29 के आसपास भारत में बनके रेडी हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस एयर डिफेंस सिस्टम की, वो है इसका ब्रेन। अगर ब्रेन की बात करें तो भले ही वो लॉन्ग रेंज हो, शॉर्ट रेंज हो या मीडियम रेंज हो, तीनों थ्रेट्स को कैसे पहचाना जाए और तीनों थ्रेट्स को पहचान कर कौन सी मिसाइल यूज की जाए कि उसको मारने के लिए वो उपयुक्त हो, ना ही ज्यादा हो ना ही कम हो। इस चीज को हम देखते हैं भारत के IACCS से। IACCS का मतलब इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम रडार्स, सैटेलाइट्स, सेंसर्स और भी अन्य तकनीकी उपकरणों से परिपूर्ण है और इसका संचालन हमारे देश की एयरफोर्स करती है, हमारे देश की इंडियन एयरफोर्स करती है। जी हाँ, ये सारी चीजों को, जितने भी रडार्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स जो कि सिक्योरिटी पर्पज से हैं, उनको एकीकृत करता है और ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट भारत के लिए थ्रेट है, कौन सा नहीं। मान लीजिए कि कोई एक विमान ही है जो भारत के टेरिटरी में, जो एयर टेरिटरी है उसमें एंटर करती है, तो किसी व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि वो हमारा विमान है या फिर किसी शत्रु देश का। ये सारा चीज इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए किया जाता है। अगर इस कड़ी में थोड़ा आगे बढ़े तो इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम का ही एक पार्ट है आकाश तीर डिफेंस सिस्टम। आकाश तीर डिफेंस सिस्टम इस बार बड़ा न्यूज में भी रहा है, क्योंकि S-400 के बारे में लोगों ने इतना परसेप्शन बना लिया कि हमारे अपने बनाए हुए आकाश तीर को उतना लाइमलाइट नहीं मिल पाया। लेकिन आपको बता दें कि सोर्स के हिसाब से अपना आकाश तीर 100% एफिशिएंसी के साथ मैदान में उतरा है, जो कि 2023 में ही भारत में फेज्ड मैनर, यानी फेज्ड मैनर का मतलब ये होता है कि एक ही बार सारी यूनिट्स नहीं, धीरे धीरे करके यूनिट्स उतारी जाएं और जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे पूरा भी किया जाए। ये होता है फेज्ड मैनर। तो लगभग 2023 से ही आकाश तीर को भारत में फेज्ड मैनर में उतारा जाने लगा है। ये आकाश तीर ने इस ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आकाश तीर रियल टाइम मॉनिटरिंग थ्रेट्स बेस्ड है। इसका मतलब इसमें AI लगा हुआ है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तगड़ा है कि दुश्मन के आते हुए थ्रेट्स को बहुत जल्द पहचानता है और उसके साथ साथ केवल पहचानना नहीं,
ये कमांड भी देता है अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स को कि उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से जा करके उसको टारगेट करे और उस मिसाइल्स या यूएवीज को न्यूट्रलाइज कर दे। आपको बता दें कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये रडार से इंफॉर्मेशन लेता है, उस डेटा को IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम के डेटा के साथ मैच करता है और फिर ये जानकारी लेता है कि ये ऑब्जेक्ट अपने देश का है या फिर किसी देश और का, यूएवीज है या फिर जो कुछ भी है, कहीं अपने ही देश का तो नहीं है। उसके बाद इसको थ्रेट इवेल्युएशन करना पड़ता है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मिसाइल है या फिर यूएवीज है या फिर क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, वो थ्रेट का इवेल्युएशन करता है। अगर नहीं तो सिस्टम वहीं पे रुक जाता है, लेकिन अगर सिस्टम को पता लगता है कि ये दुश्मन का मिसाइल है या फिर थ्रेट है जो, तो इसका एल्गोरिदम आगे बढ़ता है और ये वेपन असाइन करता है। वेपन असाइन करने का मतलब ये है कि ये स्पाइडर मिसाइल यूज करेगा या आकाश मिसाइल यूज करेगा या फिर S-400 यूज करेगा या फिर बराक मिसाइल यूज करेगा। ये सब अलग अलग मिसाइल्स को साथ में रखता है और ये फिर कमांड देता है। तो ये जब कमांड देता है तो फिर मिसाइल लॉन्च की जाती है। लॉन्च करने के साथ साथ ये केवल यही नहीं रुकता, ये पोस्ट इंगेजमेंट असेसमेंट भी करता है। आपको बता दें, पोस्ट असेसमेंट इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि वो मिसाइल पे आक्रमण करने के बाद क्या दुश्मन की वो मिसाइल पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो चुकी है या नहीं। अगर नहीं होती है तो ये फिर से सारा प्रक्रिया फिर से एक बार दोबारा करता है। इसकी वजह से ये आकाश तीर सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिव और इतना ज्यादा मददगार इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में रहा है। तो इस पूरे चीज को हमने समझ लिया और फिर आपके पास अभी नॉलेज आ गई होगी कि भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम ओवरऑल किस तरीके से काम करता है। इसमें कोई एक सिस्टम नहीं है, इसमें केवल आकाश तीर नहीं है, इसमें केवल S-400 नहीं है, इसमें ना केवल इगला है, हमारा बराक मिसाइल है, हमारा अग्नि प्राइम है, अग्नि NG है, उसके साथ साथ 50 तरह के अन्य उपकरण शामिल होते हैं। इसकी वजह से ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण टास्क भी बन जाता है। और भारत को आपको बता दें कि भारत अभी भी अपने दुश्मन देश के हिसाब से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाया है। इसकी वजह से हम अगले आने वाले समय में ये चाहेंगे कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम हो इसे और भी मजबूत किया जाए, जिसके हिसाब से हम अपने दुश्मन देश, अभी तो मान लीजिए कि हमारा एनिमी कंट्री पाकिस्तान पे है, लेकिन हमने अपने आप को चाइना के हिसाब से भी तैयार करना चाहिए। चाइना के कौन सी मिसाइल्स हैं, कौन कौन सी मिसाइल से कितनी मारक क्षमता हो सकती है, क्या क्या क्रूज हो सकती है कि बैलिस्टिक हो सकती हैं, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए। और साथ साथ में प्रोजेक्ट जो कुश है यानी प्रोजेक्ट कुशा है, उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम अपने आप को ही इतना स्ट्रांग कर लें कि हम कभी पीछे मुड़ के ना देख सकें कि क्या कैजुअलिटी हो रही है और क्या कैजुअलिटी के चक्कर में हमें किसी युद्ध को रोकना पड़ सकता है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।